जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। सीडीएस और सीएपीएफ 2020 के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। आज इसका रहेगा पार्ट 11। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। इस पार्ट में से करंट अफेयर बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि कवर करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके अलावा सीडीएस और सीएपीएफ के बैचेस चल रहे हैं। एफकेट जीके की ई बुक अवेलेबल है। नोट्स चाहिए हो, मॉक्स चाहिए हो, पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अवेल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के करते हैं पार्ट 11 शुरू। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको पता है रिसेंटली जो है इंडिया और चाइना के बीच में गलवान वैली में क्लैश हुआ था। अब उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली चीज आपको इस मैप को जो है याद रखना है। देखिए ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये जो आपको रेड से यहां पर शो हो रही है। अब गलवान रिवर जो है इसके इस साइड में है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ईस्ट साइड में है और इसके वेस्ट साइड में जो है वो है श्योक रिवर। श्योक। दो चीजें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ईस्ट साइड में गलवान रिवर है और वेस्ट साइड में है श्योक रिवर। दूसरी चीज, अब ये गलवान रिवर जो है आप देखेंगे कि यहां पर श्योक रिवर के साथ आकर मिल रही है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है स्टेटमेंट देकर कि जहां पर ये दोनों रिवर्स मिलती हैं ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ईस्ट साइड में है या वेस्ट साइड में है। तो ये कौन सी साइड में है? वेस्ट साइड में। तो पहली चीज ये आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो हमारी डीएसजीबीओ रोड है ये भी है कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जहां पर ये क्लैश हुई थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। आपको इंडिया का मैप देकर भी पूछा जा सकता है। उस पर क्या होगा, सिर्फ ना एक मार्क कर देंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, ऐसे ही स्टार मार्क, और एग्जाम में पूछा जा सकता है ये जगह कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर इस साइड पर जो है गलवान है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहां से अगर हम डायरेक्शंस निकालें तो इसके वेस्ट में है कारगिल, और हमारा अगर बात करें साउथ वेस्ट की तो वहां पर है ले। कहां पर? गलवान से साउथ वेस्ट में है ले और वेस्ट में है हमारा कारगिल। तो ये चीजों का ध्यान रखना। ये चीजें आपको पूछी जा सकती हैं कभी भी कहीं पर भी स्टेटमेंट देकर कि गलवान वैली से कारगिल किस साइड है, किस डायरेक्शन में है, गलवान से ले किस डायरेक्शन में है, गलवान से पांगोंग लेक जो है किस डायरेक्शन में है, या फिर साइट ऑफ क्लैश जो वहां पर हुई थी, जहां पर ये क्लैश हुआ था वहां से श्योक रिवर कौन सी डायरेक्शन में है और गलवान रिवर कौन सी डायरेक्शन में है। ये चीजों का ध्यान रखना। अब दूसरी चीज, श्योक रिवर न्यूज में रही है तो आपको पता होना चाहिए श्योक रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस की, इंडस रिवर की। अब अगर श्योक रिवर न्यूज में रही है तो आपको पता होना चाहिए, एक तो चीज आपको पता चल गई कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है। अब देखिए कहां से निकलती कहां से है। देखिए ये है श्योक रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट। कहां से निकलती है? ये निकलती है हमारे रीमो ग्लेशियर से। रीमो ग्लेशियर से इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब इसमें एक और चीज भी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए श्योक रिवर यहां पर इस तरह से आती है, यानी कि अगर हम डायरेक्शन निकालेंगे तो साउथ ईस्ट की तरफ मूव करती है। लेकिन श्योक रिवर रीमो ग्लेशियर से निकलने के बाद जब इस पॉइंट पे आती है तो यहां से यू टर्न लेती है ऊपर की ओर और फिर अपनी ही रिवर के पैरेलल हो जाती है। यानी कि आप देखेंगे ये भी श्योक रिवर है और ये भी श्योक रिवर है। ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है? यहां से निकलेगी रीमो ग्लेशियर से, फिर इस तरह से मूव करते हुए ये इंडस में जाके मिलेगी। ये इसकी डायरेक्शन है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपको कि श्योक रिवर में कौन कौन सी रिवर्स जो है मिलती हैं। तो आप देखेंगे ये जो नुब्रा रिवर है ना, नुब्रा वैली भी है, नुब्रा रिवर भी है। तो नुब्रा रिवर जो है सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, वो श्योक रिवर में आकर मिल जाती है, जो आगे श्योक रिवर इंडस में गिरती है। तो ये तीन चीजों का ध्यान रखना कि हमारी श्योक रिवर की डायरेक्शन क्या है।
डायरेक्शन है ये पहले जाएगी साउथ ईस्ट की तरफ, फिर वहां से यू टर्न लेगी और अपनी ही रिवर के पैरेलल हो जाएगी, फिर नुब्रा रिवर उसमें आकर मिलेगी और फिर श्योक रिवर जाकर इंडस में गिरेगी। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है, नुब्रा रिवर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं, साउथ चाइना सी की बात करते हैं। देखिए साउथ चाइना सी जो है फिर से काफी न्यूज में रहा है। अब जापान जो है काफी सीरियस हो गया है, जो भी उसके साउथ चाइना सी में इश्यूज चल रहे हैं, चाहे आइलैंड के नाम को लेकर हो, चाहे आइलैंड पर उनके अधिकार को लेकर हो, तो जापान जो है काफी स्ट्रिक्टली आगे बढ़ रहा है चाइना के खिलाफ। और साउथ चाइना सी जो है इसी वजह से न्यूज में भी रही है। साउथ चाइना सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली वर्ल्ड का ट्रेड जो है इसी के थ्रू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैं आपको डिस्प्यूटेड आइलैंड आज बता रहा हूँ यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्प्यूटेड आइलैंड जो है इनका किन के साथ, किन कंट्रीज का आपस में झगड़ा है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अगर आएगा तो डायरेक्टली आएगा। अब देखिए सेनाकू आइलैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली कभी भी पूछा जा सकता है। क्लेमेंट कंट्री यानी कि कौन इस पर अपना अधिकार मानता है, चाइना और जापान, यानी कि चाइना और जापान के बीच में सेनाकू आइलैंड को लेकर जो है कंटिन्यूसली इशू चल रहा है। इसके अलावा सेनाकू आइलैंड इंपॉर्टेंट है, पार्सल आइलैंड चाइना और वियतनाम के बीच में जो है इशू है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पार्टली आइलैंड चाइना और फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रूनी भी कहता है कि उसका अधिकार है कुछ पार्ट्स के ऊपर। अब ये जितने भी आइलैंड है, स्कारबोरो शोल चाइना और फिलीपींस के बीच में, ये चार जो है इनको तो आप स्टार मार्क कर लीजिए, आप मन में बिठा लीजिए। और क्वेश्चन ये CDS या CAPF में आपको पूछा जा सकता है, डायरेक्टली आएगा क्वेश्चन। नाम याद रखना किन के बीच में इशू है। तो चलिए चलते हैं आगे चलने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि डिस्प्यूट आइलैंड का किन कंट्रीज के ऊपर है, ये तो पूछा जा ही सकता है। इसके अलावा ये जो मैंने आपको आइलैंड बताए हैं ना, इनको अरेंज करने के लिए भी कहा जा सकता है। ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस आपको एक बार इस मैप को देख लेना है। देखिए ये जो सेनाकू आइलैंड है ये सबसे ऊपर है, फिर आते हैं हमारे प्राताज आइलैंड, फिर उसके बाद आएंगे पार्सल आइलैंड्स, फिर हमारे आएंगे मैकल्सफील्ड बैंक, फिर आएंगे स्कारबोरो शोल, नीचे आएंगे स्पार्टली आइलैंड्स। इनको अरेंज करना है, आपको पता होना चाहिए। आपका एक होमवर्क भी है आज के लिए, आपने मुझे ये बताना है 9 डैश लाइन कहाँ पर है, 9 डैश लाइन कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट है, जितनी मैंने आपको आज चीजें बताई है इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। अब देखिए ये जो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है ना, ये अडॉप्ट की थी यूएन जनरल असेंबली ने 2013 में और लागू हुई 2014 में 4 दिसंबर को। न्यूज में क्यों रहा? न्यूज में इस वजह से रहा कि चाइना ने कहा है रिसेंटली कि वो भी जल्द ही आर्म्स ट्रेड ट्रीटी को ज्वाइन करेगा। अब आर्म्स ट्रेड ट्रीटी का मेन काम क्या है? रेगुलेट करना, किसको? रेगुलेट करना फ्लो ऑफ वेपन्स को, यानी कि वेपन्स कहां पर कितनी मात्रा में कहां जा रहे हैं उसको रेगुलेट करना किसका काम है? आर्म्स ट्रेड ट्रीटी का। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं, मैं वही आपको बताऊंगा। आपको ये पूछा जा सकता है कि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी ये भी क्या कंट्रोल करता है कि कौन सा देश कितने हथियार इंपोर्ट कर सकता है, कितने हथियार जो है एक्सपोर्ट कर सकता है। यानी कि आपको अगर क्वांटिटी के ऊपर पूछे कि क्या क्वांटिटी भी डिसाइड करती है आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, तो आपका आंसर होगा नहीं। स्टेटमेंट में अगर पूछा जाए तो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी सिर्फ रेगुलेट करती है फ्लो ऑफ वेपन्स, लेकिन कोई भी बाध्य नहीं है कि वो कितने वेपन्स कितनी मात्रा में किस देश से कैसे लेगा। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, क्वांटिटी को ये जो है रेगुलेट नहीं करती। इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखते हैं। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं एक।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। देखिए ये जो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है ना, इट कम्स अंडर यूएन ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स। ये स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है आर्म्स ट्रेड ट्रीटी का मेंबर नहीं है, इंडिया ने साइन नहीं की हुई। चाइना ने अभी सिर्फ इतना कहा है कि वो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी को साइन करेगा। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना, इंडिया इसका जो है हमारा मेंबर नहीं है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में इसमें रखनी होगी वो ये है कि यूएसए जो है, यूएसए ने साइन तो किया है ट्रीटी को, लेकिन अभी रेटिफाई नहीं किया। साइन का क्या मतलब होता है? साइन का मतलब होता है कि उसको कंडीशंस जो इस ट्रीटी की है वो मानने हैं, लेकिन लीगली वो तभी होती है, रेटिफिकेशन वर्ड जब यूज होता है तो उसका मतलब है कि उस कंट्री पर वो चीज लीगली बाइंडिंग है। यूएस को कंडीशंस मानने हैं लेकिन उसकी रेटिफिकेशन अभी नहीं हुई है। इंपॉर्टेंट है, यूएसए ने साइन की है, रेटिफाई नहीं की। इंडिया जो है इसके बिल्कुल खिलाफ है। इंडिया का ये मानना है कि टेररिज्म के रिलेटेड इसमें कोई भी क्लॉज नहीं है, कि जो टेररिज्म हमारा बढ़ता जा रहा है, टेररिस्ट है उनको सप्लाई होते हैं वेपन्स जो हैं, जिसकी वजह से दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके ऊपर कोई भी स्टैंड नहीं है, इसमें कोई भी क्लॉज नहीं है। इस वजह से इंडिया ने इसको साइन नहीं किया हुआ। इंपॉर्टेंट है, पहली स्टेटमेंट है ठीक, दूसरी है गलत। उन्होंने पूछा कौन सी स्टेटमेंट है ठीक, आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स इज आर प्रपोज टू बी द मेंबर्स ऑफ G11 ग्रुपिंग। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो G7 है वो आउटडेटेड हो चुका है और G7 ग्रुप को एक्सपेंड किया जाएगा G11 ग्रुप में। अब ये जो 4 नई कंट्रीज होंगी ये कौन सी हैं जो उन्होंने प्रपोज की हैं? तो क्या उसमें इंडिया है, क्या उसमें चाइना है, क्या साउथ कोरिया है? इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देखिए ये जो G7 से G11 का प्रपोजल आया है उसमें 4 कंट्रीज जो है वो है इंडिया, साउथ कोरिया, रशिया और ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 सही है, 2 गलत है, 3 सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 3। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। द टर्म वन कंट्री टू सिस्टम्स समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है हांगकांग चाइना। 2019 से ये काफी न्यूज में चल रहा है और इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा और ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछा ही जाना चाहिए। अब अभी क्या हुआ, चाइना ने न्यू सिक्योरिटी लॉ जो है वो पास कर दिया था, उसको एक्सपेंड कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे बीजिंग की पावर्स जो हैं हांगकांग के ऊपर काफ़ी एक्सीड हो गई हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इशू बता देता हूँ, ये बहुत लंबा इशू है जो कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या चीज़ है। देखिए हुआ क्या कि ओपियम वार हुई थी, ओपियम वॉर हुई थी 1842 में। अब उस वक्त क्या था, चाइना चाहता था, उस वक्त ना ओपियम का इलीगल ट्रेड होता था, चाइना उसको बंद करना चाहता था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स के साथ वो उलझ गए थे और ओपियम वॉर हुई थी। अब हुआ क्या कि ये जो ओपियम वॉर में ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था चाइना से जीतकर, किसके ऊपर? हांगकांग के ऊपर। अब चाइना से कब्जा कर लिया उन्होंने, ब्रिटेन के पास आ गया हांगकांग। तो हुआ क्या, लीज पर चला गया था हांगकांग 99 ईयर्स के लिए ब्रिटेन के पास। और ये चीज जो है डिसाइड हुई थी कि 1997 में जो है ब्रिटेन इसका कंट्रोल हांगकांग का जो है वो चाइना को वापस कर देगा। अब चाइना के पास कंट्रोल वापस आना था 1997 में, तो 1984 में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये बात हुई कि जब चाइना के पास कंट्रोल आ जाएगा तो किस तरह से चीजें चलेंगी, क्योंकि जो हांगकांग का कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है चाइना से। अब 1984 में ये कंसेप्ट आया वन कंट्री टू सिस्टम का, यानी कि इसमें क्या डिसाइड हुआ कि जो अधिकार है हांगकांग के ऊपर वो चाइना का रहेगा, लेकिन
इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल अधिकार जो है वो हांगकांग के पास रहेगा। पहली चीज ध्यान में रखना, वन कंट्री टू सिस्टम का क्या मतलब है। यहां पे यही मतलब है, अधिकार, सॉवरेनिटी वो चाइना की रहेगी, लेकिन इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल डिसीजन जो है वो हांगकांग खुद लेगा। पर आपको पता है कि चाइना जो है इतनी जल्दी मानता नहीं है। अब चाइना जो है वहां पर और ज्यादा अपनी हुकूमत चाहता है, वो चाहता है कि चाइना का ही कंट्रोल हो। अब हांगकांग जो है ना, इसका जो टॉप मोस्ट ऑफिशियल होता है वो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव हांगकांग वाले लोग क्या चाहते हैं, हांगकांग वाले लोग चाहते हैं कि वो इलेक्शंस करें और इलेक्शंस में जो जीते सभी लोग वोट कर सके, जो जीते वो बन जाए चीफ एग्जीक्यूटिव। चाइना क्या चाहता है, चाइना चाहता है कि वो जिसको नॉमिनेट करे वही इलेक्शन लड़ सके, यानी कि इलेक्शन लड़ने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव के उनको चाइना नॉमिनेट करेगा। अब चाइना उन्हें नॉमिनेट करेगा जो चाइना चाहता है कि उनकी पॉलिसीज को वो वहां पर मना ना करे। चाइना चाहता है कि वो नॉमिनेट करे और वही लोग चीफ एग्जीक्यूटिव बने हांगकांग के, लेकिन वहां के लोग ऐसा नहीं चाहते। यही कारण है प्रोटेस्ट का बहुत ज्यादा। अब होता क्या है, चाइना वहां पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको दबाना चाहता है, इस वजह से नए नए लॉज जो है वहां पे लाता रहता है। अब बस इतना समझ लीजिए। अब अगर आपको पूछा जाएगा वन कंट्री टू सिस्टम, तो आई होप आपको क्लियर रहेगा हांगकांग क्या है, चाइना क्या है, क्या इशू है। अब आपको एक और चीज बता देता हूं, डिस्क्रिप्टिव में आपके काम आ सकती है, कि जो हमारा हांगकांग है ना, हांगकांग वहां पर पोर्ट्स के ऊपर कोई भी हमारे टैक्सेस नहीं लगते थे, टैक्सेस नहीं लगते थे, जिसकी वजह से बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है हांगकांग, वर्ल्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिस तरह से चाइना इंटरफेयर कर रहा है उसकी वजह से यूएस ने जो हांगकांग को स्पेशल स्टेटस दिए थे वो उनसे टैक्स नहीं लेता था, यूएस वापस ले रहा है। यूएस वापस लेगा तो हांगकांग में अब जो ट्रेड होगा उसके ऊपर भी चार्जेस लगेंगे, टैक्स लगेगा। तो हांगकांग के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है, जैसे जैसे चाइना उसके ऊपर कंट्रोल कर रहा है। इंपॉर्टेंट है, चीजें ध्यान में रखना। अब यूएस ने हांगकांग को काफी स्पेशल स्टेटस दिए हुए थे, अब चाइना और यूएस की भी आपस में लग रही है, तो इसकी वजह से ये जो इशू है चल रहा है। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, मेरा काम ये था कि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि वन कंट्री टू सिस्टम है क्या। आंसर होगा हांगकांग, चाइना। तो चलिए आज के लिए विराम लेता हूं, जल्दी मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।